नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। वो है लास्ट 12 मंथ्स का जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है वो आज का ये वीडियो पर आपको देने वाले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे तैसे क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 100+ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो को आप A to Z लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन में देने वाले हो वो सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और इसके साथ साथ ये वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, सारे आप ध्यान से देखिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे CRPF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। CRPF का फुल मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आगे आपको मैं बताऊंगा कि CRPF का फुल मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि CRPF का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। आप हमें इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, किसको महानिर्देशक नियुक्त किया गया है CRPF का। दोस्तों, यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये आपके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ई बुक क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्न सुपर फास्ट 2500+ MCQ। सो ये हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का एक कंप्लीट पैकेज है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपको हेल्प कर सकता है। तो ये ई बुक आप परचेज कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस पर आपको मिलेगा। अगर आपको जरूरत है तो आप ये ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर भी जरूर कीजिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है CRPF के रिलेटेड, ये सारे आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ ना, अगर आप उसका आंसर जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाइएगा। ठीक है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है, सबसे पहले कि CRPF का फुल मीनिंग। CRPF का फुल मीनिंग है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का फुल मीनिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुके हैं ये। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1939 में। CRPF का स्थापना कब हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1939 में। इसका मुख्यालय है नया दिल्ली यानी कि नई दिल्ली पर इसका हेडक्वार्टर है CRPF का। इसके बाद देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा CRPF का आदर्श वाक्य है। इसके बाद देखिए CRPF भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसेना बल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अर्धसेना बल किस देश का है? CRPF, जो कि भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के विश्व का सबसे बड़ा अर्धसेना बल है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, और आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नया महानिर्देशक DG कौन बने हैं? ठीक है, DG ITBP के नया DG कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ITBP के फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ये भी आपको याद रखना है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। और ये जो क्वेश्चन है कि ITBP का नया महानिर्देशक कौन बने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह वर्तमान ITBP के महानिर्देशक है, ये आपको याद रखना है, DG है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ITBP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये ITBP का फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसकी स्थापना कब हुआ था, यह भी पूछ सकते हैं। 24 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 में ITBP का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नया दिल्ली पर। और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता। ठीक है, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठता इसका मोटो है किसका? ITBP का। और इसका जो डायरेक्ट जनरल है, डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, जो कि 32वें डायरेक्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, DG या फिर डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह, जो कि 32वें डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर जनरल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो जितने भी पॉइंट आपको मैं बताना, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है। 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, सो आप एक एक करके अच्छा से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है?
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपका एग्जाम में कि किस भारतीय महिला ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है। ये ब्रिटेन के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 43 डेज आफ्टर 43 डेज गृह मंत्री होने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सो ये भारतीय मूल की महिला है, पहली महिला है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीती है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित हुआ है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में आयोजित हुआ है, ये किस राज्य में आयोजित हुआ है। यहाँ पर ये जो फोटो है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये फोटो भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपका माइंड में कैप्चर हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में। 36वां जो राष्ट्रीय खेल 2022 ये गुजरात में आयोजित हुआ है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक में 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, सूचांक के बारे में। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 135वें 135वें स्थान पर रहा है भारत, किसका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है। 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है, यह आपको याद रखना है। किसके द्वारा जारी किया गया था, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके बाद देखिए इसका जो सूचकांक तालिका है, इस पर टॉप 3 जो देश है वो है, पहला है आइसलैंड, और दूसरा है फिनलैंड, और तीसरा है नॉर्वे। ये तीनों टॉप 3 आते हैं सूचकांक में, और भारत 135 नंबर पर आते हैं। टोटल 146 देशों में से 135 में आते हैं भारत, और टॉप 3 देशों का नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक में 2022 में जो हुआ था, इसके यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक में। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 37 स्थान है। भारत का 37वें स्थान है किस पर, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पर, यह आपको याद रखना है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि प्रबंधन विकास संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट या फिर प्रबंधन विकास संस्था द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और यहाँ पर भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, और इस सूचांक में भारत को 63 देशों में से 37वें स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि 63 देश है इस सूचांक में, और 37वें स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर्ज किया है भारत ने। और यहाँ पर इस सूचांक में जो टॉप 3 देश का नाम है, सबसे पहले है कि डेनमार्क, और दूसरा है स्विट्जरलैंड, और तीसरा है सिंगापुर। ये 3 देशों का नाम भी आपको याद रखना है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर टॉप 3 देश है। किस पर, यह भी आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला है, इस पर जो कि जारी किया गया है किसके द्वारा, प्रबंधन विकास संस्थान या फिर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते, आई होप आप ये समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए, आने वाला भारत में किसी भी एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, नया अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया या फिर किसने चुनाव जीता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे।
मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने चुनाव में शशि थरूर को लगभग 7,000 वोटों से हराया है। किसको हराया है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को कितने वोटों से? 7,000 वोटों से हराया है, जो कि नया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनसे पहले सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष थी। ठीक है, इनसे पहले सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई नेता अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने, सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको मिला है? ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड। ये अवार्ड क्या है, इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। सो ये किसको मिला है? और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बारबरा डी मेटकाफ को। बारबरा डी मेटकाफ इनका नाम है। यहाँ पर फोटो आप देख पा रहे, इनको क्या मिला है? सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 मिला है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। यहाँ पर सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड किस विश्वविद्यालय से दिया जाता है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो कि सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, 2022 में ये अवार्ड अमेरिकी इतिहासकार एवं प्रोफेसर बारबरा डी मेटकाफ को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, अमेरिकी है ये और इनको दिया गया है, बारबरा डी मेटकाफ इनका नाम है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। सर सैयद अहमद खान की जयंती पर ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक थे, उनका स्मरण करके ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ये जीके है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उल्फ क्रिस्टरसन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। ब्रिटेन के सबसे कम समय का पीएम रहने की रिकॉर्ड की साथ किसने अक्टूबर 2022 में इस्तीफा दिया था? ठीक है, 2022 का अक्टूबर में ब्रिटेन का सबसे कम समय तक पीएम रहना का रिकॉर्ड के साथ किसने इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीज ट्रॉस। लीज ट्रॉस इन्होंने ओनली 44 डेज, आफ्टर 44 डेज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 44 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था, जो कि अक्टूबर में इन्होंने इस्तीफा दिया था। और इनके बाद अभी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है या फिर पीएम है वो है ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल का है, ये आपको याद रखना है, ऋषि सुनक। और ब्रिटेन का जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं सुएला ब्रेवरमैन, जो कि ऊपर में आपको बताया, और इन्होंने 43 डेज के बाद भी इस्तीफा दे दिया था इन्होंने भी। ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीज ट्रॉस, जो कि सबसे कम समय का रिकॉर्ड है इनके पास पीएम बनने का। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आपके सामने, किस वर्ष तक पेट्रोल में एथिलीन को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, एथेनॉल को पेट्रोल में 20% तक मिश्रित करने का किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2025 में। 2025 तक भारतवर्ष में पेट्रोल में एथेनॉल 20% तक मिश्रित करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश की सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो रखा है? ठीक है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक रखा है ब्रॉडबैंड इंटरनेट हर गांव में पहुंचाने का? और यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर बन सकता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2025 तक। ठीक है, 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश का हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का। ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। आगे बढ़ते हैं और आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपके सामने है। भारत ने किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वो बनाने की लक्ष्य रखा है भारत ने किस वर्ष तक? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2025 तक। ये भी 2025 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि $5 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था है वो
बनाने की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 आपके सामने, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताने के बोल रहे हैं और जिन्होंने किस पर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जो हुआ है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामबाई। यहां पर आप फोटो देख पा रहे हैं, रामबाई, इन्होंने वो सबसे ज्यादा, देश का सबसे ज्यादा बुजुर्ग एथलीट है जो कि नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको याद रखना है, नाम रामबाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के किस जिले में नया एयरबेस की आधारशिला रखी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के किस जिले में नया एयरबेस की आधारशिला रखी है। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनासकांडा में। बनासकांडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के एयरबेस की आधारशिला रखी है। कहां पर? बनासकांडा में। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां पर इनका फोटो आप देख पा रहे कौन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, सत्या नडेला। उनको अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा कौन सा भारत का जो नागरिक सम्मान है, कौन सा देके इनको सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देके माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्या नडेला, इनको अक्टूबर 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आपके सामने, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट कौन बने हैं। चिली देश की जो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेवियल बोरिक। ग्रेवियल बोरिक ये चिली देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है, ग्रेवियल बोरिक। यह नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका राजधानी का नाम है सेंटियागो और करेंसी का नाम है पेसो। ये दो चीज आपको याद रखनी है। चिली का राजधानी का नाम है सेंटियागो और करेंसी का नाम है पेसो। राष्ट्रपति का नाम है ग्रेवियल बोरिक, जो कि अभी मैं आपको बताया। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आपके सामने, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। ड्रोन स्कूल, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस किस ने ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन है किया है। उड्डयन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों ने मिलकर ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन है ये क्या है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंटली कहां पर स्थित है यह आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर आपके सामने, हंगेरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। हंगेरी का पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक ये हंगेरी देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है या फिर राष्ट्रपति बनी है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देख लीजिए कि कैटलीन नोवाक जेनोस एडर का स्थान लिया है। ठीक है, जेनोस एडर का स्थान लिया है, जो कि कैटलीन नोवाक का हंगेरी देश का पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, यहाँ पर हंगेरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हंगेरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप पर स्थित है, यह आपका याद रखना है, यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। इसके बाद इसका राजधानी का नाम क्या है पूछा जा सकता है, आप याद रखिए क्योंकि बुडापेस्ट इसका राजधानी का नाम है, हंगेरी का बुडापेस्ट है। करेंसी का नाम है फोरिंट। फोरिंट करेंसी के बारे में मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। ठीक है, करेंसी फोरिंट है हंगेरी का। इसके बाद राष्ट्रपति का नाम है कैटलीन नोवाक, ये आपको याद रखना है। और कैटलीन नोवाक ने किसका स्थान लिया है, जेनोस एडर का। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नया चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक सीएमडी कौन बने हैं। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक या फिर सीएमडी कौन बने हैं।
इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि रंजीत रथ। रंजीत रथ यहाँ पर फोटो देख पा रहे, यही ऑयल इंडिया लिमिटेड का नए चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक बने हैं, यानी कि सीएमडी बने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022 कब मनाया गया है? ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 कब मनाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 मार्च को। 14 मार्च को 2022 का 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया गया है या फिर मनाया गया है। इसका जो मेन थीम है, वर्ष 2022 की मेन थीम है गणित एकता। ठीक है, मेन थीम क्या है गणित इंटरनेशनल डे का? वो है गणित एकता, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 आपके सामने है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारत के किस हवाई अड्डा को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भारत के किस एयरपोर्ट को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का जो हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। सो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली ने माई ईवी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मूल उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो रिक्शा का जो खरीद का प्रक्रिया है वो आसान बन जाए, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 आपके सामने है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले, टेस्ट क्रिकेट बहुत स्लोली खेला जाता है, लेकिन पूछा है कि सबसे तेज जो अर्धशतक है 50 है, वो किसने मारा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान भारत का टेस्ट का टीम का जो बल्लेबाज विकेट कीपर है ऋषभ पंत, इन्होंने मारा है सबसे तेज अर्धशतक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 गेंदों में 28 बॉल में अर्धशतक लगाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव को भी पीछे छोड़ के पुराना रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 28 गेंदों में लगाया है अर्धशतक ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है वर्तमान भारत का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे पहले वर्ष 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव ने 30 बॉल में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपके सामने, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिक के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरू किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिक के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरू किया है? चाय के बारे में अगर आता है तो शायद आपका माइंड में असम के बारे में आएगा, क्योंकि असम चाय के लिए फेमस है, बट यहाँ पर असम नहीं है। आप ऑप्शन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिक के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना के शुरू किया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, जीआई प्रमाणित गोलवर सपूटा, यानी कि जिसको चीकू कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, गोलवर सपूटा जो कि जिसका नाम चीकू है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये जीआई प्रमाणित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जीआई प्रमाणित गोलवर्ड सपोटा जो कि चीकू के नाम से जाना जाता है, और किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय जीआई प्रोजेक्ट को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग मिलेगा? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय जीआई प्रोजेक्ट को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग मिलेगा? इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय जो है, इसको यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कांगड़ा चाय के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की है ये कांगड़ा चाय, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ का है कांगड़ा चाय? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग जीआई
टैग दिया जाएगा। ठीक है, जीआई दिया जाएगा किसको? कांगड़ा चाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि टैग कांगड़ा चाय, ठीक है, टैग कांगड़ा चाय जो कि यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने मदद करेगा। यानी कि ये जो जीआई टैग है ये यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का जो अवसर है वो प्राप्त करेगा। ठीक है, और कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला है। ठीक है, यूरोपीय जीआई टैग मिलेगा, लेकिन 2005 में भारतीय जीआई टैग मिल गया था कांगड़ा चाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 आपके सामने, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात, कुछ दिन पहले ही गुजरात में इलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। गुजरात के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र पटेल या फिर भूपेंद्र भाई पटेल उनका नाम है। भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात का राजधानी का नाम है गांधीनगर, ये भी आपको याद रखने हैं। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल जो कि बीजेपी से, और राज्यपाल जो है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत ये वर्तमान गुजरात के जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि बीजेपी से है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना को शुरू किया है? ठीक है, इसका जो थीम है ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आप सबसे पहले समझ लीजिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना, ये एक योजना का नाम है, किसके लिए क्या योजना है, इसके बारे में आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना के शुरू किया है। ठीक है, क्यों शुरू किया है यहां पर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना को शुरू किया है। ठीक है, क्यों शुरू किया है शायद आप समझ गए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए, आगे लेने के लिए मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना को शुरू किया। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि इस योजना के तहत कुम्हार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। ठीक है, ये जो योजना है मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना, इसके तहत कुम्हार जाति को, कुम्हार जाति किसे कहते हैं? जो कि मिट्टी से सामान बनाता है, इन लोगों को कुम्हार जाति कहते हैं। सो इन लोगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। सो ये योजना क्यों बनाया है और ये आप शायद समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपके सामने, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ठीक है, योजना का नाम एक जिला एक उत्पाद योजना की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनी है? सही आंसर है, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कंगना रनावत। कंगना रनावत ये उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नया ब्रांड एम्बेसडर बनी है, कंगना रनावत। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपके सामने, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अंडा और दूध योजना, योजना का नाम है यह। ठीक है, आप खाना मत समझिए, अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल सरकार ने। केरल सरकार ने अंडा और दूध नाम का एक योजना शुरू किया है हाल ही में। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन यह कहाँ किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा, गांधीनगर, यानी कि गुजरात का गांधीनगर जो कि गुजरात का राजधानी है, गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर आपके सामने है, कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप, यानी कि तंबाकू छोड़ो ऐप जो है ये किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऐप का नाम है तंबाकू छोड़ो ऐप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्विट तंबाकू ऐप या फिर तंबाकू छोड़ो ऐप जो कि कमिट टू क्विट अभियान के तहत किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि हु द्वारा। ठीक है, हु का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हु, जिसका हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा या फिर यह संगठन द्वारा किस अभियान के तहत, कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप या फिर क्विट तंबाकू ऐप यह लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर आपके सामने कि हाल ही में आए राय तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तूफान का नाम राय तूफान है। ठीक है, राय तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलीपींस को। इसके सेम और एक क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने इंक्लूड किया है, ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 यहां पर आपके सामने कि जो बोनी तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है या फिर किन देश को प्रभावित किया है? और ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त सभी, यानी कि वेनेजुएला, कोस्टा रिका और
अल सल्वाडोर, ये तीनों देशों को प्रभावित किया है बोनी जो तूफान है ये, ठीक है। बोनी तूफान ने ये तीनों देशों को प्रभावित किया है और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं कि वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल मनाने की घोषणा किस तारीख को किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल वीर बाल दिवस की मनाने की घोषणा की है। यह क्यों मनाएंगे इसके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों के श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आई होप समझ गए, ये इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका जो बाल दिवस है ये 14 नवंबर है, ठीक है। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर वीर बाल दिवस के बारे में पूछा है, ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को, ये शायद सभी जानते हैं, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप शायद समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आपके सामने है कि हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर दिया गया है, ठीक है। TX2 या फिर T/2 भी बोला जाता है। टी मतलब यहाँ पर T/2 का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए कि टी का मतलब है टाइगर, ठीक है। टाइगर इंटू 2 यानी कि बाघों को डबल करने का जो एक रिकॉर्ड है, या फिर बाघों को डबल करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को पुरस्कार दिया गया है? पुरस्कार का नाम क्या है? T/2। ये पुरस्कार किसको दिया गया है, किस टाइगर रिजर्व को? और क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भारत सरकार द्वारा T/2 पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप हमें कमेंट में बताइए कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये किस राज्य पर स्थित है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर आपके सामने है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है। सी ड्रैगन 2022 ये कितने देशों के बीच आयोजित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 देशों के बीच। 6 देशों के बीच सी ड्रैगन 2022 ये आयोजित किया गया है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जान लीजिए। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व वाला अभ्यास है, ठीक है। अमेरिका की नेतृत्व वाला अभ्यास है, प्रैक्टिस है। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, इसका यह लक्ष्य है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि इसका आयोजन स्थल है पश्चिमी महासागर के गुआम में किया गया है, ठीक है। गुआम में किया गया है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है पूछा जा सकता है। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास ये पश्चिमी महासागर के गुआम में आयोजित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कि इस अभ्यास में 2022 में 6 देशों ने हिस्सा लिया है। सबसे पहला है कि अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है जापान और छठवा है दक्षिण कोरिया। ये 6 देशों ने भाग लिया है। किस पर? आपको याद रखना है सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय अभ्यास पर, जो कि अमेरिका नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर आपके सामने है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के काजी नेमू को GI टैग दिया गया है, ठीक है। काजी नेमू को GI टैग दिया गया हाल ही में, किस राज्य का काजी नेमू को? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का। असम का काजी नेमू को GI टैग दिया गया हाल ही में, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर आपके सामने है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि 2 बार बन चुके हैं, ठीक है। फिर से कौन बने हैं? और क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजयपाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर आपके सामने, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है, ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय या फिर ओपन रॉक म्यूजियम, इसका उद्घाटन जो है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद पर हुआ है। ये आपको याद रखना है, हैदराबाद इज द राइट आंसर। ओपन रॉक म्यूजियम उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर
42 यहाँ पर आपके सामने, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? ठीक है, नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, सॉरी नई मुंबई, ठीक है, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है ये क्या गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीवी पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीवी पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नामकरण किया गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 यहां पर आपके सामने है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर, ठीक है, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर आपके सामने है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जो कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वेडर। इक्वेडर बने हैं पहला देश जो कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार या फिर कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है दुनिया का, इक्वेडर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यहां पर आपके सामने है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नैनीताल में। नैनीताल में यह स्थापित किया गया है देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। आगे बढ़ते, आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 आपके सामने है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना का जो शुरुआत है ये पहला देश कौन सा है? किस देश ने शुरुआत किया था? इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। कनाडा ने सबसे पहले ये शुरुआत किया है। किसका? प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने का जो चेतावनी योजना है ये शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 47 इज हियर, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, एशिया का पहला देश, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थाईलैंड। ठीक है, एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड, यानी कि भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 इज हियर, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, पहले भारतीय कौन बने इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाला? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फेमस किंग कोहली, यानी कि विराट कोहली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विराट कोहली ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर, भारतीय जो कि इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर टच किया है, ये आपको याद रखना है, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 49 इज हियर कि भारत की पहली एक्नोलॉजी प्रयोगशाला, ठीक है, एक्नोलॉजी प्रयोगशाला या फिर एक्नोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की पहली एक्नोलॉजी प्रयोगशाला जो कि एक्नोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में स्थापित किया गया भारत के पहले एक्नोलॉजी प्रयोगशाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यहां पर आपके सामने, स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताए जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 में हो गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताए जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेद जे ईरानी। जमशेद जे ईरानी ये स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था और इनका निधन हो गया था 31 अक्टूबर 2022 में। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है जमशेद जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया या फिर स्टील इंडस्ट्री में योगदान के कारण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्यों इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? स्टील इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए जमशेद जे ईरानी को जाना जाता था। इनका 31 अक्टूबर 2022 को 86 की आयु में शेदपुर में निधन हो गया। ठीक है, शेदपुर में निधन हुआ इनका 31 अक्टूबर 2022 में 86 वर्ष में, यह आपको याद रखना है। और क्यों इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया जाना जाता है? स्टील इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये 43 इयर्स तक टाटा स्टील से जुड़े हुए थे। ठीक है, 43 इयर्स तक टाटा स्टील से जुड़े
हुए थे। इसके बाद 1985 में टाटा स्टील के अध्यक्ष बने थे, टाटा स्टील के अध्यक्ष भी बने थे 1985 में। कौन? जमशेद जे ईरानी। इसके बाद देखिए वो 1992 और 1993 में भारतीय उद्योग परिसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1992 और 1993 में भारतीय उद्योग परिसंघ, जो कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है CII, इंडियन इंडस्ट्रिस्ट काउंसिल, जिसका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ पर इनको जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पर वर्ष 2007 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2008 में भारत सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था। किसको? जमशेद जे ईरानी को। इसके बाद है कि 1997 में जमशेद जे ईरानी को रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारत ब्रिटिश व्यापार और सहयोग में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मानद नाइटहुड से इनको 1997 से सम्मानित किया गया। क्यों? रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारत ब्रिटिश व्यापार को सहयोग में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान के बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ठीक है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहे हैं। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेन ने जीता है। ये आपको याद रखना है, स्पेन ने जीता है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में किया गया था, ठीक है। 11 से 30 अक्टूबर तक किया गया था फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक है, 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस वर्ल्ड कप में। इसके बाद है कि स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर आपके सामने है। हाल ही में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटकर गिरा, यह किस राज्य के मरवी जिले का केबल ब्रिज है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए बन सकते हैं। रीसेंट क्वेश्चन है, आपको मैं समझा रहा हूं कि हाल ही में मच्छू नदी कहां पर है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है गुजरात, यानी कि गुजरात का मच्छू नदी पर एक केबल ब्रिज था जो कि बहुत पुराना था, उसका हिस्ट्री भी एक अलग है। सो केबल ब्रिज टूटकर गिर गया था, और ये किस राज्य के मरवी जिले के केबल ब्रिज है? यानी कि गुजरात के, ठीक है, गुजरात राज्य के मरवी जिले के केबल ब्रिज टूटकर गिरा था, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर आपके सामने है। हाल ही में रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको याद रखना है कि हाल ही में रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रानीपुर वन्यजीव यह किस जिले में है? और क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्रकूट जिले में है, यह आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर आपके सामने, अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? ठीक है, एशियाई अमेरिकी कौन बनी जो कि अमेरिकी करेंसी पर चित्रित उनकी फोटो है? और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्ना मे बोंग। अन्ना मे बोंग इनका जो चित्र है या फिर अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी है अन्ना मे बोंग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 55। हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? ठीक है, लोकायुक्त कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस चंद्रभूषण बरुआलिया। जस्टिस चंद्रभूषण बरुआलिया ये हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त बने हैं, नए लोकायुक्त बने हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इज हियर, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप डबल स्टार लगा लीजिए कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ठीक है, कहीं पर आ सकते हैं कभी कभी कि लुला दा सिल्वा, ये जो थोड़ा लुइस इनासियो है ये नहीं आएगा।
लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा इनका फुल नेम है। सो ब्राजील के नए राष्ट्रपति उनको चुना गया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 इज हियर, किस भारतीय फिल्म ने सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस अवार्ड सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? और यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RRR। RRR यानी कि ट्रिपल आर जो फिल्म है या फिर मूवी है, ये सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिले है RRR फिल्म को। RRR फिल्म का जो डायरेक्टर है उनका नाम है SS राजामौली, ये भी आपको याद रखना है, SS राजामौली। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है कि लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्क्वॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छा से सबसे पहले समझ लीजिए, इसके बाद ही आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार को स्क्वॉच पुरस्कार मिला है महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर आपके सामने, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्क्वॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में स्क्वॉच अवार्ड प्रदान किया गया है किस राज्य को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को ये स्क्वॉच अवार्ड प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है शिक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज हियर कि 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा कर दिया। सिंपल है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, इस बार 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1886 से संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है या फिर जाता है, ये आपको याद रखना है। 1886 से शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत 1886 से हुई थी। ठीक है, एक्चुअली 1886 से हुई थी इस दिवस की शुरुआत। इसके बाद है कि भारत में यह दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाया जाने का शुरू किया गया था। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली भारत में यह दिवस सबसे पहले चेन्नई में मनाया गया था, 1 मई 1923 को सबसे पहले मनाया गया था, और यह 1886 से इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज हियर, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM में कितनी दवाएं शामिल है? NLEM यानी कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में कितनी दवाएं शामिल है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 384 दवाएं शामिल है, मेडिसिन शामिल है, जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 62 यहां पर आपके सामने, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। 2 मेडल जीते हैं भारत ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन वो 10 से 18 सितंबर के मध्यम सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है, बेलग्रेड में किया गया है। किसका? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में कहाँ आयोजन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा कि सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजन किया गया था, और यह आयोजन किया गया था 10 से 18 सितंबर में, यह आपको याद रखना है, मध्य सर्बिया के बेलग्रेड में। नेक्स्ट यहां पर इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चैंपियनशिप में भारत ने सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, भारत ने सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल विजेता, जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने, वो 2 ब्रॉन्ज मेडल विजेता कौन कौन है? एक है कि बजरंग पुनिया, जो कि मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बजरंग पुनिया। और दूसरा है विनेश फोगाट, जो कि वुमेन्स 53 किलोग्राम जो कैटेगरी में उन्होंने जीता है, वुमेन्स 53 किलोग्राम कैटेगरी में। यही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने, किसमें? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में। क्वेश्चन नंबर 63 इज हियर, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में
4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? ठीक है, 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? और ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है, जो कि 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजरंग पुनिया के बारे में, आप देख लीजिए कि इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। बजरंग पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए। ठीक है, आप याद रखिएगा कि बजरंग पुनिया पहले भारतीय जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत चुके हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में अपना चौथा मेडल जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अपना चौथा मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है 2022 में। इसके बाद है यहाँ पर कि इससे पहले बजरंग पुनिया 2013 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 2018 में सिल्वर मेडल जीता था, 2019 में ब्रॉन्ज मेडल और 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये टोटल 4 मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने जीता है। ये सारे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 इज हियर एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि भारत पर्यटन विकास निगम यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि आईटीडीसी के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, आईटीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संबित पात्रा। संबित पात्रा इज द राइट आंसर, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 11वें महानिर्देशक कौन बने हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 11वें महानिर्देशक बने हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिलबर्ट एफ बने हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिर्देशक, 11वें महानिर्देशक। ये भी आपको पूछा जा सकता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ है। ठीक है, टोगो की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे गिलबर्ट एफ, और टोंगवो की आईएलओ के 11वें महानिर्देशक बने हैं। इन्होंने गाय राइडर का स्थान लिया है। ठीक है, इन्होंने गाय राइडर का स्थान लिया है, 11वें जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महानिर्देशक बने हैं, और ये टोगो की पूर्व प्रधानमंत्री थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये आईएलओ का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1919 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा पर है, और इसका डायरेक्टर जनरल गिलफर्ट एफ है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 66 यहां पर आपके सामने है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिर्देशक डीजी कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर एस राजू इज द राइट आंसर। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नया महानिर्देशक या फिर डायरेक्टर जनरल बने हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 इज हियर। केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की, इसका नाम क्या है? ठीक है, जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की थी और इसका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनकोवैक्स। एनकोवैक्स ये जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन जो कि सरकार ने लॉन्च किया, इसका नाम है एनकोवैक्स। याद रखना है आपको, थोड़ा क्रिटिकल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 आप देख लीजिए कि जानवरों के लिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा क्रिटिकल है, ये भी आप देख लीजिए कि जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया था, सो कौन सा देश पहला देश है जो कि जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। रूस ने सबसे पहले जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित किया था। यह आपको याद रखना है, रूस सबसे पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 69 इज हियर। जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया गया था? ठीक है, किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया गया था जानवरों के लिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्निवैक कॉव। ठीक है, कार्निवैक कॉव ये जानवरों के लिए विकसित किया गया था कोरोना वायरस का पहला टीका। ये आपको याद रखना है, जो कि रूस ने किया था। 70 नंबर क्वेश्चन इज हियर कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूजीसी के। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने
कि योन मॉर्गन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, योन मॉर्गन ने, यह किस देश के खिलाड़ी है? योन मॉर्गन किस देश के खिलाड़ी है, यह हमें जानना भी चाहिए। यह एक क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, योन मॉर्गन ये क्रिकेट खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा कर चुकी है। सो ये किस देश के खिलाड़ी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ये आपको याद रखने, ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, ये कप्तान भी रह चुके हैं इंग्लैंड टीम का, और ये संन्यास लेने का घोषणा कर चुके हैं बहुत दिन पहले ही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 है कि वरिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, वरिंदर सिंह हाल ही में निधन हो गया वरिंदर सिंह का, सो वो किस खेल से संबंध रखते हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉकी से। ठीक है, हॉकी से संबंध रखते हैं, जो कि वरिंदर सिंह हाल ही में वरिंदर सिंह का निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए कि हाल ही में जून 2022 में वरिंदर सिंह का 75 वर्ष के आयु में निधन हो गया। 75 वर्ष आयु में निधन हो गया, जो कि हॉकी से संबंध रखते थे। 2022 के जून महीने में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिंदर सिंह 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि इनको वर्ष 2007 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वरिंदर सिंह को कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2007 में इनको देके सम्मानित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 73 है कि 17वें सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, 17वें सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुआ है। ठीक है, और ये सिंगापुर में हुआ है, ये 17वीं एडिशन था। ठीक है, और इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है, 17वीं सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नासा का फुल फॉर्म भी आते हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल नेल्सन नासा के नया अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नासा के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है ये भी पूछते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत टाइम बाद आपको कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ, सो कमेंट कीजिए कि भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम क्या है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 में। ठीक है, 29 जुलाई 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में है, और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑल नासा का मोटो है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज हियर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि FATF जिसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, FATF का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि T राजा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज हियर। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्थाना कर दिया गया है? ठीक है, अस्थाना कर दिया है। किस देश ने अपना राजधानी का नाम बदलकर? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने अपने देश का जो राजधानी है इसका नाम बदलकर फिर से अस्थाना कर दिया है। यहां पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कजाकिस्तान की राजधानी का नाम 2019 से पहले अस्थाना ही था। ठीक है, अस्थाना था कजाकिस्तान का जो राजधानी का नाम था। और इसके नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में वर्ष 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान के लिए, और पहले इसका नाम था अस्थाना। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपके सामने है कि अब 2022 में फिर से कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्थाना ही कर दिया गया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, 2022 में फिर से कजाकिस्तान का राजधानी का नाम अस्थाना कर दिया गया है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कासिम जोमर्ट टोकायव है। ठीक है, कासिम जोमर्ट टोकायव ये कजाकिस्तान के वर्तमान के राष्ट्रपति है। सो कजाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी यहाँ पर पॉइंट है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 इज हियर कि
स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है। ठीक है, जीडी गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है या फिर कौन सा मेडल जीता है? 77 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर मेडल मिला है। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 इज हियर एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नीरज चोपड़ा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडियन एग्जाम के लिए, सो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा के बारे में जितने भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 है कि नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में। सो कितने मीटर का भाला फेंक के या फिर जेवलिन थ्रो करके अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड लिखा है या फिर नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 89.94 मीटर का भाला फेंक के नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है, यह आपको याद रखना है। यहां पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में 30 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.30 मीटर, जो कि जून 2022 में पावो नुर्मी गेम्स में बनाया था, उसको तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, यहाँ पर यह बोला है कि स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में जो कि 30 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, कितना मीटर भाला फेंक के? 89.9 मीटर, और उनका पुराना रिकॉर्ड था 89.30 मीटर। ठीक है, और वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने, जो कि ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड कब बना था कि जून 2022 में पावो नुर्मी गेम्स में बनाया था उन्होंने, और वो रिकॉर्ड को तोड़कर 89.9 मीटर का भाला फेंक नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में 87.5 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपना नाम किया था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और 87.5 मीटर का भाला फेंका था उन्होंने। ठीक है, नीरज चोपड़ा को, इसीलिए इनको गोल्ड बॉय कहा जाता है, गोल्डन बॉय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 इज हियर, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करता है? ठीक है, वृक्षों को पेंशन प्रदान करता है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार एकमात्र राज्य सरकार है जो कि वृक्षों को पेंशन प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया है? ठीक है, किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट पर घोषित किया गया है जल जीवन मिशन योजना? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2021 एंड 2022 का जो वित्तीय वर्ष का बजट है, इस पर जल जीवन मिशन योजना का जो बजट है वो घोषित किया गया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है।